सो इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी में हमने रेडियस का एक्सप्रेशन और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया था, और ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होता है। यहाँ से एक रिलेशन ये ऑब्टेन किया है हमने। आर का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, वी का फॉर्मूला 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। सो ये कुछ फॉर्मूले हमने ऑब्टेन कर लिए थे, ठीक है। और क्या बच रहा है इसके अंदर? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे जब हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो फॉर हाइड्रोजन एटम इसकी बात करें तो इसके लिए z हो जाएगा 1। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH। तो आप z को बाद में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या पहले भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन NH। अब हमने इसमें क्या किया, अच्छा इसकी ये स्पीड है तो यूनिट क्या चल रही होगी, मीटर पर सेकंड चल रही होगी, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, एक कुछ चीज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन NH मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया c से। c स्पीड ऑफ लाइट, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ऐसे, यानी कि इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट अभी भी मीटर पर सेकंड ही चल रही है, बिल्कुल। c खुद मीटर पर सेकंड होता है, ये भी मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन c को मैंने h के साथ ले लिया, CH, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इनटू c बाय n, ठीक। ये पूरे की यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकंड, ये स्पीड का फॉर्मूला है। इसके अंदर देखें 2 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, k कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, e की वैल्यू कांस्टेंट फिक्स 1.6 10 टू द माइनस 19, c की वैल्यू फिक्स है ना 3 into 10 to the power 8, h प्लांक्स कांस्टेंट फिक्स। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक कांस्टेंट, और इसको नाम दे दिया अल्फा इंटू सी बाय एन, अल्फा इंटू सी बाय एन। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अल्फा ये कांस्टेंट तो है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, आप बता सकते हैं? यूनिटलेस। उसका रीजन सभी को समझ में आता है? यस सर। है ना? यस इस सर। पूरे की वैल्यू, इस पूरी यूनिट की वैल्यू, ध्यान से देखो, ये n तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो अगर मैं इसको छोड़ भी दूं n की तो कोई यूनिट होगी नहीं, नंबर है वो तो इस पूरे की यूनिट ही तो मीटर पर सेकेंड है, इस पूरे की यूनिट मीटर पर सेकेंड है। वेयर अल्फा को हम क्या लिख रहे हैं, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू सी। तो ध्यान से देखिए, इस पूरे की यूनिट की बात की जाएगी तो ये मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन यहाँ नीचे सी भी है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स वाई ये मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट क्या कहलाएगा, एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जब यूनिटलेस हो गया है ना, यूनिटलेस मीटर पर सेकेंड पूरी बन रही है, तो डायमेंशन कितनी आएगी, m0 l0 t0। सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है क्या, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इसको नाम दिया गया। तो बस ये एक चीज ये समझानी थी, ठीक है। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ये है हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला कौन सा, ये स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर की जो भी पॉसिबल ऑर्बिट है उनमें से अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड की जाए, सो कैसे करेंगे, फॉर इनरमोस्ट ऑर्बिट what we may write, n will be equals to 1। so n की वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, v is equals to अल्फा c, ठीक है। या आप यहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h, ये आपको मिल जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, ई कांस्टेंट से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर अल्फा को कैलकुलेट किया जाए, जो अल्फा हमने लिखा है 2 पाई के
ई स्क्वायर अपॉन एच। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट निकल करके आती है 1/137। जब आप इनके वैल्यूज को रखेंगे तो ये फाइंड होकर के मिलेगी आपको 1 ऑलमोस्ट, है ना, अप्रोक्सीमेशन के अंदर 1/137। तो एक तो यहां से ये स्पीड निकल जाएगी जो भी आप वैल्यूज रखेंगे। एक यहां से आप रिलेशन बता सकते हैं कि सी के कंपैरिजन में, ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि इसको हम सी से कंपेयर कर सके। तो इसको अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू को यहां पर रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/137 इंटू सी बाय एन। इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए जब n 1 हो जाएगा सो 1/37 टाइम्स ऑफ सी। सो ये वैल्यू इससे निकालो चाहे ये इससे निकालो, आंसर सेम ही आएगा। सो हम बोलते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और सॉरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनर मोस्ट ऑर्बिट में, वो स्पीड ऑफ लाइट का ऑलमोस्ट 1/137 टाइम्स होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। सो अब हम चलते हैं, तो ये था हमारा मेन पॉइंट। और आप इसकी वैल्यू को चाहो तो यहाँ से फिर 3 × 10⁸ रख करके और 1/37 करो, इससे जो आंसर आएगा सेम आंसर वो इसका निकल करके आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सो लेट्स डिस्कस नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है? तो एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी वी नीड टू फाइंड, टोटल एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हमारा एम है ई फाइंड करना। तो पहले यहाँ पर दोनों को फाइंड कर लें, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग होता है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये रहा रिलेशन, ये मैंने एक रिलेशन पहले से ही लिख रखा है, ये इसी से है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स को जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल किया था तो यहाँ से एक आर से आर कैंसिल हो गया। एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर की जगह, इस एम वी स्क्वायर की जगह अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर या के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है तो प्लस में ही रहेगा आंसर, तो इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, लेट्स सपोज। सेकेंड बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और उसका रीजन होता है कि जब के Q1 Q2 अपॉन R के अंदर आप Q1 की वैल्यू प्लस जेड ही रखते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, के Q1 Q2 अपॉन R, दो चार्जेस के बीच में। तो जब हम नेगेटिवली चार्ज रखते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे माइनस ही लगाते हैं, और अगर ऐसे नहीं भी करना चाहो तो डायरेक्ट माइनस बाहर लगा करके इनकी वैल्यूज रखते हैं डायरेक्टली हम। तो ये हो गई आपकी R, ये कितना निकल करके आ रही है? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गई। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, G of electron is given by कैसे? E is equals to काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? के जेड स्क्वायर या हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये बड़ा है ना, ये 1 है, के जेड स्क्वायर को 1 मान लो तो हाफ माइनस 1, माइनस का हाफ मिलेगा, तो माइनस का हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये हमें मिल रही है टोटल एनर्जी। इक्वेशन नंबर 3। बस अब इसमें क्या सब्सटीट्यूट करते हैं? आर की वैल्यू, आर का है ये रहा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, तो हमें ई का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूं मैं, ई इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड स्क्वायर इंटू 1/r की वैल्यू। तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा 1/r रहेगा, ये 1/r को डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। डन। सो हमें एनर्जी कितनी मिल गई यहां से? E इज इक्वल टू 2 से 4, 2 टाइम्स
सो माइनस 2 पाई स्क्वायर m, 2 पाई स्क्वायर m k इंटू के स्क्वायर z इंटू z स्क्वायर e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया किसका, एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये बाहर एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी नेगेटिव आना इस चीज को बता रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधा हुआ है ना, अट्रैक्शन है, एनर्जी टोटल एनर्जी अट्रैक्टिव को बता रही है, नेगेटिव से बंधा हुआ है। तो इसका मतलब इसको अगर बाहर निकालना है आपको, तो आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके माइनस को कम करना पड़ेगा, यानी कि माइनस को पॉजिटिव वैल्यूज में लाना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यूज में कब लाओगे, जब आप एक्सटर्नल एनर्जी दोगे, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को माइनस साइन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, इसको जब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको अभी पहले तो ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कितनों को एनर्जी का एक्सप्रेशन समझ में आ गया प्रॉपर्ली। सो अब एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका है, तो यहीं से फिर अब शुरुआत करते हैं हम किसकी। आप चाहो तो पहले भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फॉर हाइड्रोजन एटम Z कितना लिख दोगे, 1। E की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, Z स्क्वायर 1 हो चुका है, e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट चल रही है, पूरी की वैल्यू। और आप लोगों को पता भी होगा कि इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर मिलता है, -13.6। अगर कोई कहे कि Z रखना है किसी भी दूसरे एटम के लिए तो आप रख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये हाइड्रोजन एटम के लिए क्या गया, इसलिए मैंने Z इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया है। -13.6 अपॉन n स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर इसकी एनर्जी डिपेंड करती है। और कितनी एनर्जी होनी चाहिए अलग अलग उसके लिए लिख लें तो, सो फॉर n इज इक्वल टू 1, E1 will be -13.6. Second, for n is equals to 2, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n is equals to 1 का मतलब फर्स्ट इनरमोस्ट ऑर्बिट। n is equals to 2 किसको बता रहा है, सेकेंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी। ये कितनी होगी, E2 is equals to -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 4 -3.8। आंसर विल बी इन जूल, ठीक है। इसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट के लिए E3 विल बी इज इक्वल टू -13.6, 3 का स्क्वायर -13.6 अपॉन, सॉरी सही निकाला है ना, हाँ, माइनस 3 पॉइंट, यहां पे शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 3.4 है ना, और ये कितने निकल रही है, 1.5 जूल। और फोर्थ n इज इक्वल टू 4 के लिए डायरेक्ट लिख दें, E4 -13.6 अपॉन 16, ये कितनी होती है, माइनस का 0.85 है ना, 85 जूल। और इसी तरीके से फिफ्थ करें, n इज इक्वल टू 5 के लिए E की वैल्यू क्या आ गई, E5 -13.6, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ रहा है, माइनस का 0.558, यही आ रहा है ना, देख लीजिए
0.54. 0.54. 6 n इज इक्वल टू 6 के लिए E6 माइनस 13.36, ये कितना हो जाएगा 38। चेक कर लीजिए एक बार, यही आ रहा है। Yes, sir. 7 n इज इक्वल टू 7 के लिए E7 माइनस 13.6 49, n स्क्वायर हो गया 49, 49 का मतलब 50, 50 का मतलब माइनस 0.28. 0.28 नहीं 2 कितना आ रहा है बताइए? 0.28. 2.8 है ना, 0.28। और फिर इसी तरीके से सॉन्ग। अच्छा, अगर मैं फाइनली पूछूं आपसे E इनफाइनाइट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ले जाएं तो इनफाइनाइट पे कितनी आएगी? 0. 0। ठीक है, सो 0 मतलब इनफाइनाइट पे हम बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट में होगा उस जगह पे जाकर के इसकी एनर्जी कितनी चल रही होगी? 0 जूल। इसका मतलब वहां जाकर के इसका अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मीनिंग है इस फॉर्मूले का। और ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोगों को वैसे केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली काम में आती होंगी, सो ये याद रख लीजिएगा डायरेक्टली। E1 E2 माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.5 माइनस 0.85 माइनस 5.43828, और मतलब याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो निकल तो जाती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई कलाकारी वाली बात तो है नहीं, है ना। सो ये चीज क्लियर है, आई विल बी रबिंग इट। यहां तक सब कुछ ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वेव नंबर। तो हमें पता है साहब कि बोर की थ्योरी जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के बाद क्वांटाइजेशन कंडीशन के बाद फ्रीक्वेंसी कंडीशन को भी बताती है, और फ्रीक्वेंसी कंडीशन की थ्योरी बोर के अकॉर्डिंग ये बोर ने बोला कि अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांजिट करेगा, तब हमेशा जम करेगा, तब हमेशा वो कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा, और किस फॉर्म में करेगा? फोटॉन्स की टर्म्स में। फोटोन जितनी एनर्जी पजेस करते हैं उसकी टर्म्स में करेगा। तो दो एक एन मतलब E1 से E2 में अगर जाएगा तो इनका जो गैप होगा उतनी h न्यू होनी चाहिए उस एनर्जी के जितनी वो एनर्जी के रेडिएशंस एमिट करेगा उस फोटॉन्स की टर्म्स में। तो यहां पर क्या हो रहा है, लेट्स सपोज कि मान लीजिए कि अभी ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, और अभी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है फर्स्ट ऑर्बिट और ये है सेकंड ऑर्बिट। तो जब सेकंड ऑर्बिट में किसी वजह से ट्रांजिट करेगा, तो ट्रांजिट करते टाइम इस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जब ये यहां से यहां पे जा रहा होगा तो वो कुछ एनर्जी के रेडिएशंस एमिट करेगा, और वो किस फॉर्म में होंगे? एच न्यू फोटॉन्स की टर्म्स में एमिट कर रहा होगा ये रेडिएशंस। ठीक है, यहां से यहां पर। सो इसी बेस पर हम बोल रहे हैं कि अगर स्पेक्ट्रल सीरीज देखनी है तो ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के न्यू आ रही है, ऐसे हर एक के लिए न्यू अलग अलग हो जाएगी। जब E2 से मतलब सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो इनका जो गैप होगा उसकी वैल्यू ये बोली जा रही है h न्यू। इसी तरह से थर्ड से 2 में या थर्ड से फर्स्ट में जब ट्रांजिट करेगा तब अलग रेडिएशन एमिट करेगा जिसकी वैल्यू h न्यू डैश कुछ हो जाएगी। ठीक है, सबके लिए h न्यू वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस एमिट होंगे, और ये जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं यही आगे चल करके हमारा बेस बनेंगे किसका? एनर्जी लेवल डायग्राम्स का, जिसके हम रेडिएशंस की बात करेंगे। और ये रेडिएशंस भी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद होते हैं जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट। तो इन्हीं के अंदर ये सारी हमें रेडिएशंस देखने को मिलेंगे। सो देखते हैं पहले यहां पर, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of nth orbit is given by
माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. So if the electron moves from any one orbit to another orbit, let's suppose n is equals to n2 to n is equals to n1, इससे जब जंप करेगा तो जो एनर्जी गैप होगा इट शुड बी इज इक्वल्स टू E2 माइनस या EN2 माइनस EN1. EN2 कैसे लिख देंगे, n की जगह n2 और इसमें n1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. और ये डेल्टा E लेट सपोज ये किस रेडिएशंस के इक्वल चल रहा है, h न्यू के, जिस भी टाइम पर, है ना. एक पर्टिकुलर मान ली हमने कि ये nth से मतलब n2 से n1 में जा रहा है, आप ऐसा भी मान सकते हैं. उस टाइम की जो एनर्जी का गैप हमने एज्यूम कर लिया कि न्यू फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस, फोटोन रेडिएशंस एमिट हो रहे होंगे, तो इसको हमने कर दिया h न्यू. EN2 अगर मैं लिखूं तो ये आएगा मेरे पास माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा पूरा का पूरा, एक फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस ये रहा, तो ये प्लस बन गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर. ध्यान से देखें तो पूरे के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, तो और ये पॉजिटिव है तो हमने इसको घुमा करके लिख दिया किस तरीके से, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये अंदर बन गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. दिस इज h न्यू. अगर यहां से न्यू की वैल्यू निकाल लें तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. तो जो भी मैं बात कर रहा था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के या पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर ये ध्यान से देखिए 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k 1/4πε0 कांस्टेंट, z 1 हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, E कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, पूरी वैल्यू एक फिक्स हो गई यहाँ पर, ये कांस्टेंट. अब आपको सिर्फ क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी स्टेट से कौन से एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है, n1 से n2 में, तो n1 की वैल्यू और n2 पर डिपेंड करेगा पूरा पूरा फ्रीक्वेंसी. ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट चल रही होगी. तो इस फॉर्मूले से तो हमने निकाली, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे हम बोल सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशंस विल बी, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज रेडिएशंस विल बी एमिटेड, कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी जब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इज jumping from n2 higher energy state to lower energy state, third to 1, तो n2 की जगह आप रख दोगे 3, 1/3 का स्क्वायर, n1 की जगह रख दोगे 1, तो 1/1 माइनस 1/9. इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और आपको इस ये वैल्यू पूरी की पूरी फिक्स है, ये आपको मिल जाएगी. अच्छा, कितनी मिलेगी, तो वो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला दे रहे हैं, उससे हम इसको भी बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सिंस वी नो दैट दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट. सेकेंड, हम जो बात कर रहे हैं वेव नंबर, तो वेव नंबर का मतलब क्या होता है, वेव नंबर का कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडिएशंस विल बी एमिटेड. सो वेव नंबर इज डिफाइंड एज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, और वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार, और दिस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. अच्छा साहब, अब ये 1/λ, इससे इसका कैसे रिलेशन निकालें, तो हमें क्या पता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सिंस वी नो दैट c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू f लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. तो अगर यहाँ पे फोटोन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उससे रिलेटेड है, न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, तो ये उसी की वेवलेंथ, ये उसी की स्पीड. सो न्यू की 1/λ चाहिए ना हमें,
तो यहां से 1 लैम्डा निकाल लूं तो क्या मिल जाएगा, न्यू बाय सी। सो 1 लैम्डा को मैं यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, न्यू बाय सी। न्यू हमने निकाल रखा है, सो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से न्यू की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमें वेव नंबर या 1 लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अपॉन सी इसमें ऐड कर देता हूं, यानी कि सी से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या बन रहा है ये हमारा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है साहब, तो ये जो पूरी चीज बनी, ये अपने आप में अब ध्यान से देखें तो ये भी अपने आप में पूरी कांस्टेंट है, क्योंकि सी ये आया है बस, अभी पहले भी कांस्टेंट चल रहा था और सी की वैल्यू भी फिक्स होती है। तो इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, रिडबर्ग ने इसको कैलकुलेट वगैरह कर लिया, रिडबर्ग फॉर्मूला बोल दिया, इसको बोल दिया गया आर। तो न्यू बार या वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, जो रिलेट करता है वेवलेंथ को भी और फ्रीक्वेंसी को भी। फ्रीक्वेंसी से ही हमने ये फाइंड किया। दिस इज द सेकंड फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मूला, वेयर r इज इक्वल्स टू, जब आप कैलकुलेट करोगे ये इसकी वैल्यू 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट कर दोगे 1, तो 1 का स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब, तो ये वैल्यू मिलती है ऑलमोस्ट 1.0973 इंटू 10 टू द पावर 7। और मुझे यूनिट बता सकते हो, यूनिट क्या लिखूंगा रिडबर्ग फॉर्मूला की, इसकी यूनिट बता सकते हो क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड इनवर्स, पर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड इनवर्स, ये कौन सा, मीटर इनवर्स, अरे मीटर इनवर्स, ये देखो ना 1 लैम्डा, लैम्डा क्या होता है मीटर में, तो 1 लैम्डा क्या हो गया 1 मीटर, 1 मीटर क्या, मीटर इनवर्स। भाई ये तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस है ना, ये तो नंबर है ना, तो आर की यूनिट वही होगी जो 1 लैम्डा की होगी, खत्म। और लैम्डा की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर इनवर्स हो गया ना, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हमें कैलकुलेट हो गई। अब आप चाहो तो देखो, अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इसके अंदर सी इंक्लूड है, आपने सी इसके अंदर ले रखा है, आप हटा दोगे तो फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो वापस, तो आपको ये पूरी की पूरी इसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई आपके पास। ठीक है, सो दैट दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग वैल्यू या रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सी जगह पे इस पूरे को रिडबर्ग फॉर्मूला बोल देते हैं, एक ही बात है, और आर यहाँ पे एसोसिएटेड है इस वजह से। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, और यहीं से अब स्पेक्ट्रल सीरीज निकलती है। और बोर से पहले ही लाइमन और बामर ने इस चीज को फाइंड कर चुके थे ये दोनों, लेकिन इस फॉर्मूला से जो बोर की थ्योरी के बेस पर हम यहां तक पहुंचे, ये फॉर्मूला हमें ये आजादी देता है, ये फ्रीडम देता है कि आप केवल 2 सीरीज ही नहीं, आने वाली जितनी भी सीरीज होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हो। दैट्स व्हाई नील बोर वाज बीइंग अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस थ्योरी एंड ऑल। ठीक है, तो यहां से अब देख लेते हैं वो सीरीज क्या क्या होती है। तो सीरीज के मैं पहले नाम बोल देता हूं, आपको नाम याद होंगे, है ना, क्योंकि फिर मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा स्पेस के हिसाब से। एक होती है लाइमन सीरीज, लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज, एक होती है बामर सीरीज। बामर वाज नॉन बिफोर वर्ड्स लाइमन, लेकिन जब लाइमन ने किया तो पता चला कि ये इससे पहले की सीरीज होनी चाहिए थी। अभी डिस्कस करेंगे, है ना, कि लाइमन सीरीज किसको बोलेंगे, बामर किसको बोलेंगे। पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज, लाइमर बामर पाश्चन, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। बाद में बहुत से और कुछ भी बताते हैं,
सो बहुत से जगह बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, बहुत से में नहीं होगा। हम्फ्री सीरीज। सो फिजिक्स में आप यहां तक कंसीडर कर सकते हैं, फुंड सीरीज तक। ठीक है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा के लिए बताया था बस आपको। ठीक है, यहां तक ये कितनों को चीजें समझ में आ चुकी है कंप्लीटली। सो देखिए अब हम स्पेक्ट्रल सीरीज, ये सीरीज को ऑब्टेन करने वाले हैं। तो लाइमन सीरीज किसको बोलते हैं? लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज ये बोलती है इसके अकॉर्डिंग कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम एनी हायर स्टेट, तो हायर स्टेट का मतलब N2, तो N2 की वैल्यू, अच्छा सबसे हम लोअर स्टेट बोलेंगे किसको? इनर मोस्ट स्टेट या लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट किसको बोलेंगे? जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो, यानी कि N1 = 1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट भी वही है, इनर मोस्ट ऑर्बिट भी वही है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट भी वही है। तो एनी हायर या फिर लोएस्ट एनर्जी स्टेट बोले तो भी N1 1 ही रहेगा। सो एनी हायर स्टेट का मतलब चाहे वो सेकंड से आए, चाहे थर्ड से आए, चाहे फोर्थ से आए, चाहे फिफ्थ से आए, चाहे किसी भी इनफाइनाइट से आए, कहीं से भी आए, जम्प्स फ्रॉम एनी हायर स्टेट N2 टू लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोले तो N1 = 1। तो सिंपली अब आपको क्या ध्यान रखना है? N2 की वैल्यू ले रहे हैं हम कहीं से भी, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बीच में N है तो आप कुछ भी ले सकते हो अप टू इनफाइनाइट तक। और N1 क्या लेना है आपको? अब सभी में जितनी ये सीरीज डिफाइन की गई है, ये सब किस रेस्पेक्ट में डिफाइन की गई है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी XYZ हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट इनर मोस्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा होगा, तो जो रेडिएशंस निकलेंगे या जो सीरीज मिलेगी हमें, रेडिएशंस की जो सीरीज मिलेगी, उसको हमने इन सीरीज के हिसाब से नाम दे रखा है। तो जब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट में आ रहा है तो हमने उसको नाम क्या दिया हुआ है अभी? लाइमन सीरीज। ठीक है, यहां पर तो ये कितने निकलेगी साहब? कैसे निकालें? न्यू बार = 1/λ/r, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस जो भी N2 है, अगर थर्ड से आ रहा है तो 3 लिख दोगे, सेकंड से आ रहा है तो 2 लिख दोगे, 7 से आ रहा है तो 7 लिख दोगे। दिस इज द लाइमन सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब इस चीज से ये भी समझ में आता है कि 2 से आएगा तो एक रेडिएशन देगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो एक और रेडिएशन मिलेगा, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो एक और रेडिएशन मिलेगा। नंबर ऑफ सीरीज हमें मिलने वाली है फर्स्ट में जब जंप करेगा, क्योंकि हर एक ट्रांजिशन के अंदर एक रेडिएशन तो एमिट होगा ही सही। तो ऐसे जितने ट्रांजिशन होंगे किसी भी स्टेट से, उन सभी के जब भी फर्स्ट में होंगे उसको हमने क्या नाम दे दिया? लाइमन सीरीज। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं यहाँ पे छोटा सा, फिर बाद में एनर्जी लेवल डायग्राम भी देखेंगे, कि मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा न्यूक्लियस, प्लस ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, है ना। अब उधर आपको शायद अभी दिख जाएगा सिक्स्थ ऑर्बिट, है ना। सो अभी हमने क्या बोला, कहां से आ रहा है? किसी भी इससे, तो इसको मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे। मान लीजिए 6 से कहां पे आया? फर्स्ट में, तो ये एक रेडिएशन मैंने बना दिया। ऐसे ही ये जब कहां से आया? फिफ्थ से फर्स्ट में आया तो ये दूसरा रेडिएशन, फिर फोर्थ से फर्स्ट में आया तो एक और रेडिएशन, थर्ड से सेकंड में आया तो एक और रेडिएशन। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकंड से फर्स्ट में आया तो एक और रेडिएशन। तो एक पूरी कंप्लीट आपको एक सीरीज मिल रही है। इस सीरीज को हमने क्या नाम दे रखा है? लाइमन सीरीज। ये ऑल टुगेदर लाइमन सीरीज। ऐसे ही इनफाइनाइट, मतलब जितने भी होंगे आप उतने बना सकते हो, डजंट मैटर। तो ये हमारी लाइमन सीरीज है। ठीक है, अब इसी तरीके से बात की जाए सेकंड बामर सीरीज, तो अब ये थ्योरी सेम रहेगी, मतलब जम्प्स फ्रॉम दिस हम डायरेक्ट लिखेंगे। बामर सीरीज का मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज इसमें रह गई कि ये कौन से उसमें मिलती है, कौन से रीजन के अंदर मिलती है, कौन से स्पेक्ट्रम में मिलती है? दिस इज फाउंड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन।
अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यूवी लाइट जिसको बोलते हैं। सो ये जो रेडिएशंस हो रहे हैं ये कौन से रेडिएशंस हैं? यूवी रेडिएशंस रीजन वाले। तो बामर सीरीज की बात की जाए तो बामर सीरीज में बोला जाता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी इनफाइनाइट से सेकंड के अंदर जब जंप कर जाए, जब भी किसी हायर एनर्जी स्टेट से सेकंड में जंप कर जाए तो जो सीरीज मिलेगी उसको हम क्या बोल रहे हैं? बामर सीरीज। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे हम? न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आर, n1 की वैल्यू 2 तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस जो भी आप n2 की वैल्यू लोगे रेस्पेक्टिवली वो फिर यहां लिख करके निकालो। दिस इज कॉल्ड बामर सीरीज। और ये बामर सीरीज कहां पे मिलती है? विजिबल लाइट के अंदर, विजिबल लाइट वाले स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये मेनली स्टार्टिंग के दो नाम याद रखो, उसके बाद सारे सेम है। इंफ्रारेड रीजन, फर्स्ट लाइमन सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन के अंदर है? यूवी में। अब सेकंड जो बामर लिख रहे हैं उसको कैसे मैं शो करूं? कहीं से भी आए, अब किस में आना है? सेकंड में आना है। तो मान लीजिए 6 से सेकंड में आ गया, फिफ्थ से सेकंड में आ गया, फोर्थ से सेकंड में आ गया, थर्ड से सेकंड में आ गया, हायर से लोअर में जो आ रहा है। तो ये जो सीरीज मिली इसको क्या बोल रहे हैं? बामर सीरीज। ये बामर ने लाइमन से पहले निकाल चुका था ये, ठीक है, अपने किसी दूसरे मेथड से। ठीक है, लाइमन ने उसके बाद निकाली, उसके बाद बोर आया और फिर बोर के से पूरा वेरिफिकेशन हो गया कि लाइमन भी वही निकल रही है, बामर भी वही निकल रही है। और इससे फायदा ये हो गया अब इसके बाद की आने वाली सभी सीरीज को फाइंड किया जा सकता था। फिर फाइंड किया गया तो जिन जिन ने फाइंड किया, पाश्चन ने, ब्रैकेट ने, फुन ने, उनको वो सीरीज का नाम दे दिया। तो थर्ड सीरीज अगर लिख दें हम तो थर्ड क्या बन जाएगी? पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। सो थर्ड के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर एनर्जी स्टेट, कहां से? अब देखिए 2 से स्टार्ट हो चुका था, ये 3 से स्टार्ट हो चुका है, तो अब कहां से आएगा? फोर्थ से। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ या किसी भी इनफाइनाइट 4 से लेकर इनफाइनाइट में से कहीं से भी आए और जंप कहां करे? थर्ड स्टेट के अंदर, थर्ड ऑर्बिट के अंदर। तो जो सीरीज मिलेगी आपको ये कौन से रीजन में मिलेगी? इंफ्रारेड रीजन के अंदर। और इस सीरीज को क्या नाम दिया जा रहा है? पाश्चन सीरीज। और उसको फाइंड कैसे करेंगे? ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 की वैल्यूज जिस भी स्टेट से आ रहा होगा वो रखते जाएंगे, हमें यहां पर पाश्चन सीरीज मिलती जाएगी। तो n की वैल्यू 1 लाइमन, n की वैल्यू n1 की वैल्यू 1 लाइमन सीरीज, n1 की वैल्यू 2 बामर सीरीज, n1 की वैल्यू 3 पाश्चन, n1 की वैल्यू 4 ब्रैकेट, n1 की वैल्यू 5 फुन। डन। तो इसको अगर मैं शो करना चाहूं तो 4 से कहां पर आ रहा है? ये सॉरी किस में आ रहा है? फाइनली किस में लाना है? थर्ड में। सेकंड में आ चुका है, कहीं से भी लाओ थर्ड में लाना है। तो 6 से थर्ड में आ गया, फिफ्थ से थर्ड में आ गया, फोर्थ से थर्ड में आ गया, थर्ड से थर्ड में तो आएगा नहीं, है ना? सो ये आपकी जो सीरीज कहला रही है वो कहला रही है पाश्चन सीरीज। और ये जो स्पेक्ट्रम, ये जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं ये कौन से रीजन के हैं? इंफ्रारेड रीजन के, इंफ्रारेड रीजन। ठीक, इसी तरीके से तो बस अब आप मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा आपको। फोर्थ क्या लिख दें? पाश्चन सीरीज, सॉरी पाश्चन नहीं, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ये क्या हो जाएगा? किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से फोर्थ के अंदर आ जाए। तो यहां पे कहां से स्टार्टिंग करेंगे? 5, 6, 7 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये सभी की सभी कहां पे मिलने वाली है? जो भी अब बाद वाली आएंगी सब इंफ्रारेड के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? 1/λ r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एंड सिमिलरली लास्ट फॉर्मूला फॉर फिफ्थ फुन सीरीज, फुन सीरीज ये क्या बोल रहा है कि किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट फिफ्थ में आए, इसका मतलब 6 से स्टार्ट करते हैं, 6, 7,
8 से कहीं भी इनफाइनाइट। अच्छा पहले इसके लिए यहाँ पे शो कर दूं, 5th से 4th में, 6th से 4th में, ये वाली सीरीज क्या कहला रही है आपकी? ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज है, इंफ्रारेड। फोन सीरीज क्या बोल रही है? कहीं से भी किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से 5th में आ जाए। तो यहाँ पर इसका न्यू बार वेव नंबर क्या बन गया? 1 लैम्डा आर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। डन। तो इसका मतलब 6 से 5th में, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी ऑर्बिट्स होंगे तो ये सब जो भी सब कहाँ पे आ रहे हैं? 5th के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगी? आपकी फोन सीरीज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए नील बोर को नोबेल प्राइज भी दिया गया, क्योंकि बाद में फाइंड होगी और आगे के लिए भी रास्ते पता चल गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में लाई करते हैं, कितनों को कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ। तो देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली है क्या? ये इन्हीं सीरीज को एक डायग्राम की फॉर्म के अंदर शो करना, जिससे हमें एक सिस्टमैटिक वे के अंदर सीरीज समझ में आ सके। उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्या? एनर्जी लेवल डायग्राम। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के ट्रांजिशन होने पर एक हायर एनर्जी स्टेट से जब भी लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो उस ट्रांजिशन पर जो रेडिएशंस हमें मिलेंगे सीरीज वाइज अलग अलग एनर्जीज के, उसको हम बोल रहे हैं क्या? एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आपको एनर्जी का लेवल का के लिए हमने अभी इससे पहले निकाला था E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। जल्दी से वैल्यूज आप मुझे बताइएगा जब तक मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं। E इनफाइनाइट पर एनर्जी होती है कितनी? 0। फिर इसके बाद हम मान लीजिए 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, E7। तो E7 की वैल्यू आपको बतानी है, यहां पर इधर बताते जाइएगा। फिर इसके बाद E6 यहां पर, फिर इसके बाद E4, E5, E6, E4, E5। जब आप डायग्राम बनाएं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। यहाँ पर मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, आप फुल पेज पर जब बनाएं तो उस सिचुएशंस को लाइंस के अकॉर्डिंग देख करके बनाइएगा कि कैसे बनाना है। E5, E6, E5, E4, 3, 2 and ground state 1, E1। हाँ भाई E1 कितनी होती है? -13.6। E2 -3.4। E3 -1.5। E4 -0.85। E5 -0.38। E6 54 और -0.38 और -0.28 है ना। ये हमारी सीरीज होती है और इनफाइनाइट 0 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं? लाइमन सीरीज क्या बोलती है? किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से कहां पे लेकर के आना है? ग्राउंड स्टेट के अंदर। दिस इज कॉल्ड द E1 ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट। सो E इनफाइनाइट से मैं फर्स्ट में लाया, फर्स्ट में लाइमन सीरीज ऑब्टेन कर रहे। और कहां से रख सकता हूं? 7 से ले आया, 6 से ले आया, 5 से ले आया, 4 से ले आया, 3 से ले आया, 2 से ले आया। आपको बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है? बस इस चीज का ध्यान रखना। देखो ये -13.6 है, उसके बाद डायरेक्ट -3.4 आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो लाइंस के गैप हैं वो देखिएगा। जैसे यहां पर 0.28 और 0.38 0.10 का डिफरेंस है, तो बिल्कुल पास में बनानी है ना। फिर 38 से 0.5, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.12 का, तो ये भी वैसे थोड़ी पास ही बनानी चाहिए थी। फिर 0.54 से 0.85 ऑलमोस्ट 0.4 का गैप आ गया, ठीक है। सो
या 0.3 का गैप आ गया, तो ये थोड़ी सी इनसे थोड़ी सी ब्रॉड बनानी है। 0.8 से -1.5 इसकी डबल, तो जितना ये दिख रहा है उससे थोड़ा डबल, फिर -1.5 से -3.5 जितना ये गैप था उससे और डबल, फिर माइनस, इसके बाद -3.5 माइनस, सबसे ज्यादा गैप यहाँ पे रखना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो इस तरीके से कॉमन सेंस के बेस पर, तो आपको बस ज्यादा इतना नहीं करना, डबल भी नहीं करो, तो जो पास पास है वो पास पास, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर और दूर और दूर और दूर, ये इस तरीके से आपके पेज पर डायग्राम ऐसे बनना है। ये कौन सी सीरीज हो गई साहब? सारे स्पेक्ट्रम आ गए, देख लीजिए, यहाँ 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 यहाँ, ये सीरीज क्या हो गई हमारी? लाइमन सीरीज। ठीक है, रेडिएशंस कौन से? यूवी। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड सीरीज की बात करूं, ये आप लाइन ऐसे मत बनाना, मैं सेपरेट करने के लिए दिखा रहा हूं। ई इनफाइनाइट से E2, 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ये कौन सी सीरीज हो गई? बामर। फार्मर नहीं, बामर, है ना? ठीक है, विजिबल लाइट, कौन से स्पेक्ट्रम में? विजिबल लाइट। फिर इसके बाद आगे मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे आपको कि अब कैसे बनाने। अब सेकंड में आ गए, अब किस में आना है? थर्ड में आना है। कहां से आना है? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से थर्ड, यहां से 6 7 से थर्ड, इससे थर्ड, थर्ड, और यहां से थर्ड। ये कौन सी हो गई? पाश्चन सीरीज। कौन से रीजन में? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन में। फिर इसके बाद कहां पे आना है हमें? फोर्थ में आना है। कहां से आना है? इनफाइनाइट से। ठीक है, सो इनफाइनाइट से ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। समझ में आ गई क्या? पाश्चन ब्रैकेट, और फिर इसके बाद ये फुंड, और फिर ये हमफ्री। समझ में आ गया? सो दीज आर द 5 एनर्जी लेवल डायग्राम्स। इसको बोलते हैं 100% इंपॉर्टेंट। 99 नहीं, 100% इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आना ही आना है, कोई नहीं रोकेगा इसको। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर द हाइड्रोजन एटम बाय बोर्स थ्योरी। तो आपको ये बनाना है, और इसके अंदर बस 2 टर्म बचती हैं आपकी। एक कहलाती है क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, और एक कहलाती है एक्साइटेशन पोटेंशियल एक्साइटेशन एनर्जी। तो हम बात कर लेते हैं एक्साइटेशन, ये खत्म हो गया आपका चैप्टर। उसके बाद एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने किसी भी ऑर्बिट से कहां पर लेके जाएं? हायर एनर्जी स्टेट में लेकर के जाएं। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड, आप सोचो थर्ड में चल रहा है, थर्ड से 2 में जाना है, तो इतनी मुझे इनके गैप की जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये तब जाकर के इसमें आएगा ना। इसके पास -1.5 है और ये -0.85 है। बड़ा कौन है? विच वन इज ग्रेटर? 0.8 -0.8 माइनस वैल्यू बड़ी होती है ना, माइनस में मतलब जो छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा है। -1.5 से बड़ा कौन है? -0.85। तो हमें इनका एनर्जी गैप निकालना है। तो मान लीजिए मैं बात करूं एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हायर टू लोअर टू हायर में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, लोअर टू हायर रिक्वायर्ड एनर्जी, इसी को क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेशन एनर्जी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की, तो ये कहां से कहां आएगा? फर्स्ट से सेकंड में। सो डेल्टा E1 क्या बोल दूंगा? E2 माइनस E1 -13.6 माइनस का 3.4। बोलो कितना आया? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3.4। कितना हो गया ये आंसर? 10.8 10.8 जूल प्लस का, है ना? 6, अरे भाई प्लस और माइनस करना है ना, सॉरी 10.2, 6 और 4 2 13 और 3 प्लस का 10.2 जूल। तो इसका मतलब आप जब 10.2 जूल एनर्जी दोगे तो कहां से कहां जाएगा? फर्स्ट से सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि सेकंड से मान लीजिए थर्ड में जाना है, तो डेल्टा E2 क्या लिख दूं मैं? E3 माइनस E2। ये गैप आ चुका है आपके पास 10.2 का। जल्दी से बताइए E3 माइनस E2 क्या हो जाएगा? -1.5, है ना? और कितना? सॉरी -3.4 और
मैंने कौन सा पूछा, डेल्टा E1, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E3 कितना है -1.5, प्लस का 3.4, कितना आ गया आंसर, जल्दी बोलिए, माइनस कीजिए, 9 -2.9। माइनस प्लस का आएगा ना यार, अरे भाई 3.4 बढ़ा है ना, यस सर, प्लस का। यहाँ पे भी इसको यही करना है, 3.4 माइनस का माइनस, तो इसको E1 माइनस E2 कर दो आप ऐसे, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, प्लस में चाहिए आंसर क्योंकि ऊपर भेज रहे हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो 2.9 इसी तरीके से क्या फाइंड कर सकते हो क्या एनर्जी, मतलब जिस जहां से भी जंप करेगा, यस सर। क्लियर है, ओके। और आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी किसको बोल रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी स्टेट से कहां पे लेकर के आए, इनफाइनाइट में, तो ई इनफाइनाइट माइनस XYZ कहीं से भी, मान लीजिए मैं फर्स्ट एनर्जी से लेकर के आने वाला हूं, तो इसको ही आयनाइजेशन बोल रहे हैं। ई इनफाइनाइट 0 माइनस E1 माइनस का 13.6, कितना आंसर आ जाएगा, प्लस का 13.6। इसका मतलब आपको यहां से इनफाइनाइट स्टेट में ले जाना है तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको, प्लस 13.6 जूल। और इसी बेस पर चलता है आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, W इज इक्वल टू QV। तो हम अगर पोटेंशियल की टर्म्स में बात करें तो क्या होता है, EV जूल। तो अगर मैं E हटा दूं तो वोल्ट बन जाएगा। तो जितना जूल चल रहा है, एक तरह से ये EV के टर्म्स में बात की जाए तो ये वोल्टेज प्लस का 10.2, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 13.6 वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल दें कि वो लोअर से हायर में ट्रांसफर हो जाए, उसको बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। किसी एक इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे कि वो किसी भी स्टेट से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में पहुंच जाए, उसको बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज चैप्टर फिनिश्ड। कितनों को पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है भाई?